यह कहानी रामपुर गांव की है, जहां राजू नाम का एक ईमानदार किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। राजू की मालिया हालत बहुत ही खराब थी। वह गांव के बड़े-बड़े जमींदारों के यहाँ खेतों में काम करता था और कभी-कभी उनके घरों पर जाकर साफ सफाई का भी काम करता था। राजू इतनी मेहनत करता था, फिर भी अपनी और अपनी पत्नी के लिए 2 वक्त के खाने का भी इंतजाम नहीं कर पाता था। जैसे जैसे समय बीता, राजू की मालिया हालात और भी खराब होती गई। एक दिन राजू अपनी पत्नी से बोलता है, सीता, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं जैसी भी हूँ बहुत खुश हूँ। नहीं सीता, मुझे नहीं लग रहा है। इस गरीबी ने मेरे साथ तुम्हें भी पीस कर रख दिया है। आप इतनी परेशान क्यों हो रहे हो? आप जितना कमाते हो मैं उतने में ही गुजर बसर कर लूंगी। और अगर आपको और चिंता हो रही है तो हम दोनों मिलकर और मेहनत करेंगे। आपके साथ साथ मैं भी दूसरों के घर पर जाकर झाड़ू बर्तन कर लूंगी। है नहीं सीता, मैंने पहले से ही तुम्हें बहुत परेशान कर दिया है। अब तुम दूसरों के घरों पर जाकर कम करो, यह अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर आप सब चिंता छोड़कर और मेहनत से कम करिए और सब ऊपर वाली पर छोड़ दीजिए। पर मैं भी क्या करूं? कितनी भी मेहनत कर लूं, मेरी मेहनत के हिसाब से कोई मजबूरी देता ही नहीं है। सीता, मैं सोच रहा हूं मैं शहर जाकर काम करूं। इतनी मेहनत करता हूं फिर भी हमें रंग से 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। और शहर चला जाऊंगा तो कम से कम पेट भर खाने को तो मिलेगा। अगर आप शहर चले जाएंगे तो आपके बिना मैं अकेली कैसे रहूंगी? आपके सिवाय मेरा यहाँ कोई नहीं है। मैं समझ सकता हूं सीता, पर मुझे जैसे ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी, 1-2 साल वहां पर काम कर तुम्हारे पास चला आऊंगा और गांव में ही कोई अच्छा सा धंधा कर लूंगा। नहीं जी, मुझे ज्यादा पैसों का लालच नहीं है। मैं जिस हाल में हूँ, जैसी भी हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूं सीता, पर मुझे तो शहर जाना ही होगा। ठीक है, यदि आपको यही सही लग रहा है तो आप शहर चल जाएगा। मैं अभी आपका सामान बांध देता हूँ, फिर कल चले जाना। अगले दिन राजू अपने सामान का बैग लेकर शहर की ओर चल देता है। कुछ समय बार शहर में पहुंच जाता है। राजू काम की तलाश में जिस शहर में गया था, वह शहर उसके लिए बिल्कुल अनजान था। उसे शहर में रज्जू का ना तो कोई मित्र था और ना ही कोई शाखा संबंध। सबसे पहले राजू आसपास के होटल में रहने के लिए बात करता है, लेकिन निराश होकर राजू वहां से बाहर आ जाता है, क्योंकि राजू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह वहां का किराया दे सके। बाप रे बाप, 1 रात रुकने का इतना किराया! इतने में तुम्हें 1 महीने का राशन खरीद लूं घर के लिए। आखिरकार राजू होटल के चक्कर काटे काटे थक जाता है और पैर के नीचे रख टेबल पर आकर बैठ जाता है। एक काम करता हूँ, इन होटल के चक्कर मारने से अच्छा है मैं किसी भाई के घर पर रुक जाता हूँ, काम से कम मेरे थोड़े पैसे तो बच जाएंगे। आसपास के घरों में रहने के लिए बात करने जाता है और देखता है कि घर का मालिक तो घर के बाहर चबूतरे पर बैठा हुआ था। दूर गांव से आया हूँ और अभी कुछ समय में रात भी होने वाली है और मुझे रहने के लिए छोटी जगह चाहिए। यदि आप मुझे रहने के लिए छोटी जगह दे दो तो बहुत कृपा होगी। भाई, तुम गांव से आए हो या शहर से, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमको नहीं जानता हूं, तो मैं तुमको अपने घर में कैसे ठहरा सकता हूं? भाई, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं ठहरा सकता। राजू को उसे व्यक्ति की बात बहुत बुरी लगती है, फिर भी राजू बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। पहुंचता है जहां एक महिला बाहर बैठी मैं हुई बहुत थी। दूर गांव से आया हूँ काम की तलाश के लिए और अभी कुछ समय में रात भी होने वाली है, इसलिए मुझे रहने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। क्या तुम अपने घर में आज रात के लिए मुझे ठहरा सकती हो? नहीं भाई साहब, आपको अपने घर में नहीं ठहरा सकती हूँ, क्योंकि इस घर में केवल मैं और मेरी बेटी अकेले रहते हैं। इसलिए आप कहीं और रहने की व्यवस्था कर लीजिए। भेजो वहां से भी निराश होकर चला आता। इस शहर में तुम मुझे कोई भी अपने घर में ठहरने के लिए मंजूर ही नहीं है। जब इस शहर में मुझे रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है तो काम कैसे मिलेगा? राजू यह सब सो ही रहा था, तभी उसकी नजर पास वाली झोपड़ी पर पड़ती है। राजू तुरंत उसे झोपड़ी के पास जाता है। राजू जब उसे झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अंदर एक बूढ़े काका बैठे हुए हैं। काका, जरा बाहर आओ, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ?
काका, मैं दूर गांव से इस शहर में काम की तलाश से आया हूँ, पर मुझे कोई भी अपने घर में ठहरने के लिए राजी नहीं है। क्या आप मुझे आज भर अपने घर में रहने के लिए जगह दे देंगे? क्यों नहीं बेटा, तुमने मुझे काका कहा है तो तुम मेरे बेटे सामान हुए हो। अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? काका, आप यहाँ अकेले रहते हो क्या? आपके घर वाले आपके साथ नहीं रहते हैं क्या? नहीं, मेरी पत्नी का तो 2 साल पहले मुझको छोड़कर चली गई और मेरा बेटा अमेरिका में जाकर रहता है। काका, अब आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना आपके साथ। आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। और काका, जो किराया में दूसरे को देने वाला था वह अब आपको ही दूंगा। नहीं राजू, तुम मुझे किराया मत देना। तुम तो मेरे बेटे समान हो और इसे अपना ही घर समझो। तुम्हें जितने भी दिन यहाँ पर रहना है तुम रह सकते हो। राजू खाना वगैरह खाकर काका के घर सो जाता है और सुबह होते ही राजू काम की तलाश में निकल जाता है और कुछ समय में ही उसे एक सेठ के यहाँ फलों की दुकान पर काम मिल जाता है। राजू अपने काम को बहुत मेहनत और लगन से करता था। राजू को इतनी मेहनत करता दे जिससे उसका सेठ भी उससे बहुत खुश रहता था। राजू की इतनी मेहनत करता देख सेठ उसकी पगार भी बढ़ा देते हैं। राजू अपनी कमाई का उतना ही खर्च किया करता था जितनी की उसे जरूरत हो और बाकी बचे हुए पैसे को एक पोटली में जमा करता था। शहर में काम करते करते राजू को काफी दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन राजू काका के चबूतरे पर बैठे बैठे सोच रहा था, जब मैं 10,000 रुपये जमा कर लूंगा तब अपने गांव चला जाऊंगा और कोई अच्छी सी दुकान खोल लूंगा ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ रह। ऐसे ही देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं। राजू भी थोड़े थोड़े करके लगभग 10,000 रुपये इकट्ठा कर लेता है। एक गरीब के लिए 10,000 रुपये बहुत बड़ी कीमत होती है। इसलिए एक दिन राजू काका से कहता है, काका, मैं 10,000 रुपये जमा कर लिए हैं। अब मुझे इन पैसों की बहुत चिंता हो रही है। यदि यह पैसे किसी कारणवश किसी ने चुरा लिया या छीन लिए तो बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए इस पैसों को कहीं सुरक्षित जगह रखना चाहता हूं। बेटा, तू सही कह रहा है, पर इतना जल्दी तुम अपने गांव क्यों जा रहा है? मैं एक जमींदार को जानता हूं जिसका नाम गिरधर दास है। मैंने सुना है वह बहुत ईमानदार और नेक इंसान है। तुम्हारे पैसे उसके पास सुरक्षित रहेंगे। तुम चाहो तो अपने पैसे उसके पास रख सकते हो और जब अपने गांव जाना तुझे वापस ले लेना। लेकिन काका, मैं गिरधर दास के यहाँ पैसे कैसे जमा कर सकता हूँ? यदि उन्होंने कल को मेरे पैसे देने से मना कर दिए तो? ठीक है बेटा, तुमको जैसा सही लगे। काका की बात मानकर राजू अपने 10,000 रुपये लेकर गिरधर दास के पास पहुंच जाता है। जमींदार अपने सामने नए आदमी को देखकर बोला, कौन हो भाई तुम? मैंने पहले तो तुमको नहीं देखा। इस शहर में नए आए हो क्या? सेठ जी, मेरा नाम राजू है। मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूं। मैं तो गांव से यहाँ कमाने के लिए आया था। मैं बड़ी मेहनत करके कुछ 10,000 रुपये इकट्ठा कर लिए हैं और मुझे उन पैसों की बहुत चिंता लगी रहती है। यदि किसी ने चुरा लिए तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। इसीलिए मैं उन पैसों को आपके पास रखना आया हूं। सही कहा राजू, तुम्हारे पैसे मेरे पास एकदम सुरक्षित रहेंगे। अब तुम सारी चिंता छोड़कर बेफिक्र होकर घर जाओ और जब तुम्हारा मन करे तो तुम आकर अपने पैसे वापस ले जाना। कुछ दिन और बीत जाता है। देखते देखते 1 साल निकल जाता है। राजू अपने काम में मस्त रहता है। ऐसे ही एक दिन राजू जब पलंग पर बैठा हुआ था तब उसे अपनी पत्नी सीता की बहुत याद आती है। अब काफी समय हो गया है। देखते देखते 3 साल गुजर गए हैं। अब मुझे अपनी पत्नी सीता के पास जाना चाहिए। वह काका को सबसे पहले सारी बात बताने चला जाता है। सीता की बहुत याद आ रही है। मैंने तो उससे कहा था कि 2 साल में काम कर आ जाऊंगा, पर मुझे यहाँ रहते रहते 3 साल हो गए हैं। अब मुझे उसके पास जाना चाहिए। ठीक है बेटा, तुमको जैसा सही लगे। फिर क्या था, राजू अपने घर जाने की तैयारी करके अपने पैसे लेने जमींदार के यहाँ चला जाता है। जमींदार साहब, मैं अब अपने गांव जा रहा हूं, इसलिए कृपा करके आप मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए। कैसे पैसे? तुमने मुझे कब पैसे दिए? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं।
सेठ जी, अभी कुछ दिन पहले ही तुम अपने पैसे आपके पास अमानत के तौर पर रखे थे। तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि तुमने मुझे पैसे दिए हैं? मेरे पास तो रोज बहुत लोग आते जाते हैं। मैं सबको याद थोड़ी ना करता हूं। यदि तुम्हारे पास कोई प्रमाण हो तो बताओ। मेरे पास तो कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि लोग कहते थे कि आप बहुत ईमानदार हैं, इसलिए मैंने आपसे कोई भी प्रमाण नहीं लिया। जमींदार की बात सुनकर राजू के होश उड़ जाते हैं। राजू जमींदार को याद करने की बहुत कोशिश करता है, पर जमींदार राजू की एक भी नहीं सुनता है और अपने नौकर को बुलाकर, यह कोई ठग लगता है और मुझे ठग नहीं आया है। तुम इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो और ख्याल रहे यह दोबारा घर पर ना आ पाए। राजू को धक्के मारकर बाहर निकलवा देता है। आखिरकार जमींदार के नौकर राजू को बाहर निकाल देते हैं। जमींदार के घर के बाहर आने के बाद राजू सोचता है, अब मैं क्या करूं? मेरी मेहनत की कमाई तो सेठ ने हड़प ली है और मेरे पास कोई भी प्रमाण भी नहीं है। मेरी 3 साल की मेहनत और मेरी सारी जवाब पूंजी उसे दुष्ट जमींदार ने तो हड़प लिया। मैं क्या करूंगा? अब मैं कैसे गांव वापस जाऊंगा? बेटा राजू, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? तू तो जमींदार के पास अपने पैसे लेने गया था ना, क्या हुआ? हाँ काका, मैं तो बर्बाद हो गया। गिरधर दास जमींदार ने मेरे पैसे वापस करने से इनकार कर दिए। उसको कुछ भी याद नहीं है और वह प्रमाण मांग रहा है, और ऊपर से उसने अपने नौकरों को बुलवाकर मुझे धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास भेजा था। मुझे क्या पता था कि जमींदार इतना बेईमान है। नहीं काका, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो मेरा अच्छा ही सोचा था। अब मैं क्या करूं काका? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लगता है मुझे खाली हाथी घर लौटना होगा। राजू और बुए काका बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी पड़ोसन कमला देवी आती है और पूछती है, भाई साहब क्या हुआ, आप इतना नाराज क्यों हैं? तब राजू सारी बात बताता है कि कैसे जमींदार ने उसके सारे पैसे हड़प लिए हैं और नहीं दे रहा है। तब कमला देवी उन्हें एक योजना बताती है। अगले दिन कमला देवी पैसे से भरा बैग लेकर जमींदार के घर जाती है। नमस्ते जमींदार जी, मेरा नाम कमला देवी है। मैं मंगल पांडे की पत्नी। मेरे पति काम के सिलसिले में दूर दराज देश गए हुए हैं और मैं घर पर अकेली ही रहती हूँ, इसलिए मुझे इन पैसों की बहुत चिंता लगी रहती है। इसमें कुछ 50,000 रुपए हैं, इसलिए मैं आपके पास रखना आई हूँ। मैंने सुना है आप बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान है, इसी विश्वास पर मैं यह पैसे आपको दे रही हूँ। हाँ कमल, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। यहाँ तुम्हारे पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तुम बेफिक्र होकर इन पैसों को मेरे पास रख सकती हो और तुम्हें जब भी जरूरत है तुम आकर पैसे अपने ले जा सकते। कमल और जमींदार आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां राजू आ जाता है। जमींदार राजू को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अपनी ईमानदारी साबित करने का उसके पास यही अच्छा मौका था। आओ आओ राजू, एकदम सही मौके पर आए हो। मेरी ईमानदारी साबित करने का यही अच्छा मौका है। मैं इसकी 10,000 इसको दे देता हूँ और इस औरत को विश्वास हो जाएगा कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। मुझे माफ कर देना राजू, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते जाते हैं, इसलिए मैं सबको ढंग से याद नहीं कर पाता हूँ। पर अब मुझे सब याद आ गया है। मैं तुम्हारे 10,000 रुपये तुमको लौटा देता हूँ। जमींदार राजू के पैसे दे देता है और राजू बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। तभी वहां बूढ़े काका आ जाते हैं। अरे बहू, चलो, मेरा बेटा व्यापार करके वापस आ गया है और वह यह पैसे मांग रहा है। किसी व्यापारी को देना है। अब तुम्हें यह पैसे जमींदार को देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जमींदार जी, तब मैं चलती हूँ। मेरे पति व्यापार करके वापस आ गए हैं। अब वॉइस पैसे का इंतजाम खुद कर लेंगे। सकती हो भत तेरी के, यह घी पैसे हाथ से चले गए और उसे राजू की जो मैंने 10,000 हद पर थे वह भी चले गए।
और इस बूढ़े को भी अभी आना था क्या, जिसने मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। इतना कहते ही बूढ़े काका और कमल वहां से चले जाते हैं। घत्तेरी की यह भी पैसे हाथ से चले गए। मैंने जो 10,000 रुपये उसे राजू के लिए थे वह भी चले गए। और इस बूढ़े को भी अभी आना था क्या, मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। धन्यवाद बहन, तुम्हारी वजह से मेरे पैसे मुझे मिल गए। तुम ना होते तो वह दुष्ट जमींदार मेरे सारे पैसे हड़प लेता। अरे धन्यवाद किस बात का कह रहे हैं राजू भैया। आपने मुझे बहन का है और बहन होने के नाते तो मेरा फर्ज था। अब आप आराम से अपने गांव जाइए